आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इसके पहले हम नाटक, एकांकी, कहानी, आधुनिक काव्य, उपन्यास, व्याकरण पर प्रश्न हल कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये कक्षाएँ पूर्णतः निःशुल्क हैं और आगे भी निःशुल्क ही रहेंगी। आज हम काव्यशास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट काव्यशास्त्र पर हम कर चुके हैं। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है और इसके सारे प्रश्न जो हैं परीक्षा में आने लायक हैं, इसलिए वीडियो पूरा जो है देखिए और प्रश्नों का आप अच्छे से तैयार करिए। इसमें पहला प्रश्न है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्र जल में अंतर निहित हुई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा शब्द शक्ति कब होती है? जब प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय गुणों का आरोप कर दिया जाए। क्योंकि उषा सुनहले तीर बरसती, तो उषा जो है तीर नहीं बरसाएगी, तीर कोई तेज वस्तु ही, तेज मनुष्य ही बरसाएगा। तो उषा सुनहले तीर बरसती, उषा का मतलब यहाँ पे तेज से है। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी से मतलब जैसे लक्ष्मी का रूप बहुत चमकीला, बहुत ही सुंदर होता है, उसी तरह से उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल रात्र भी जल में अंतर निहित हुई। तो यहाँ काल रात्र मतलब काली रात जो है उसके ऊपर भी मानवीय गुणों का आरोप किया जा रहा है और वो जल में अंतर निहित हुई कहा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। व्यंजना में व्यंग्यार्थ का बोध होता है और जबकि अभिता में सीधी सीधी बात कही जाती है। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं। हिंदी साहित्य में जो है वो डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आचार्य हैं। रसवादी आचार्यों में हम देख लें, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, भोजराज, रामचंद्र शुक्ल। भोजराज को कहीं कहीं पे श्रृंगार रस के अंतर्गत भी रखा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, मंद मंद मुरली बजावत उधर धरे, मंद मंद निक्स्यो मुकुंद मधुबंते, न्यार नील सरोरु श्याम अरुण बारिज नयन, करहु सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, मधुमय बसंत जीवन बनके वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। तो यहाँ पूछ रहा माधुर्य गुण नहीं है, तो ये विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, यहाँ पर प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण है जहाँ पर बात एकदम सीधी सीधी कही जा रही है और हम उसको समझ पा रहे हैं। माधुर्य गुण में अनुस्वार का और अनुनासिक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए मंद मंद, मंद मंद, मुकुंद, तो ये और ड़ा, ढ़ा, ड़ा, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जिसमें कटुता हो ऐसे वर्णों का प्रयोग माधुर्य गुण में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी भी पंक्ति में कट वर्णों का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे ट, ड, ढ, ढ, इन वर्णों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे माधुर्य गुण है। और ओज गुण की क्या पहचान है? जहाँ कविता को पढ़कर ओज, जोश और उत्साह का भाव जागृत हो, वहाँ पर वीर रस का संचार भाव हो और ओज संचार हो और हमारे अंदर एक तेज की भावना आ जाए, वहाँ पे ओज गुण होता है। जैसे वीर रस की कविताएं पढ़ते समय हमारे अंदर जोश जागृत हो जाता है। जैसे यहाँ पे है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा निशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, यहाँ पे ओज गुण है।
विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के 2 प्रकार होते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, जैसे आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव मतलब जिसके ऊपर कोई आश्रय हो तो वो आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव जिसके कारण कोई भावना जागृत हो वो उद्दीपन विभाव। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे। जब अभिधा से अर्थ ग्रहण नहीं होता तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति काम करती है, और जब लक्षणा से भी उसका अर्थ नहीं निकलता तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है। औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, अर्थ निर्णय, सन्निधि निर्णय, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर औचित्य का मतलब अर्थ निर्णय से लिया गया है। औचित्य संप्रदाय किसका है? क्षेमेंद्र का है, और इन्होंने औचित्य को रस का प्राण माना है। इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? करुणा, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा। तो हम जान रहे हैं कि शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जबकि करुणा कोई शब्द शक्ति नहीं है। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है आचार्य भामह ने, और ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। शब्दार्थों सहितम काव्यम, यह कथन किसका है? यह आचार्य भामह का है। ये छोटा सा कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और मम्मट का कथन है तद दोषो शब्दार्थ सगुणा वलंकृति पुनः क्वापि। तो पुनः क्वाप आप याद किए रहिएगा कि ये पुनः क्वाप जहाँ मम्मट है वहाँ पे। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ये है विश्वनाथ का। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? चतुर्वर्ग की प्राप्ति का प्रयोजन भामह ने माना है। चतुर्वर्ग में कीर्ति और सकल कला ज्ञान प्रीति, ये जो है चतुर्वर्ग में आता है। आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन कीर्ति और प्रीति को माना है। प्रश्न आए कि कीर्ति और प्रीति को किसने काव्य प्रयोजन माना है? ते माना है वामन ने। आनंदवर्धन ने का प्रयोजन विनयनमुखीकरण प्रीति को माना है। विनयनमुखीकरण प्रीति। और आचार्य कुंतक ने काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जया सम्मति उपदेश और परमानंद यश को माना है। ये कुंतक का भी इम्पोर्टेंट है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के अलावा उन्होंने जाया सम्मत उपदेश और परमानंद यश को चतुर्वर्ग फल के अतिरिक्त जाया सम्मति उपदेश और परमानंद यश को काव्य का प्रयोजन कुंतक ने माना है। आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना? तो आचार्य दंडी के नहीं, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? तो उन्होंने माना है प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास को। प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास को। दंडी का एक महत्वपूर्ण कथन है नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदा स्वाभियोग्यो स्याह कारणम काव्यम संपदः। तो ये हम यहाँ पे देख लें, ये इतना जो है याद किए हैं, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम।
इन्होंने काव्य हेतु किसे किसे माना है? प्रतिभा को, काव्य मतलब काव्य शास्त्र ज्ञान को और अभ्यास को। काव्य हेतु का मतलब है कि कविता करने के लिए कौन कौन सी योग्यता आप में होनी चाहिए। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का या डॉक्टर नगेंद्र का। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधी संकुचित घेरे से उठाती है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता, ये महत्वपूर्ण परिभाषा, इसे हम याद करेंगे कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। अब देखिए, ये 10 मिनट में हमने इतने प्रश्न हल किए और व्याख्या भी हुई। और हम देखते हैं जो अन्य चैनल हैं उस पर यही 10 प्रश्न कराने में ही लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है आप तैयारी करते समय कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। बड़े चैनल के चक्कर में आप तभी पढ़िए जब आपने वहाँ पे पैसा दे रखा है या कोर्स ले रखा है। इसमें एक प्रश्न यहाँ छूट गया था, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? तो आई.ए. रिचर्ड्स की पूछ रहे हैं, ये ऑप्शन सी होना चाहिए। हाँ, ये पुस्तक कल्चर एंड अनार्की ये रिचर्ड्स की नहीं है। बाकी इनकी जो रचनाएं हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, प्रटेशन है। तो इस तरह से 1, 2 और 3 ये तीनों पुस्तकें आई.ए. रिचर्ड्स की हैं। और इनका सिद्धांत क्या है? मूल्य सिद्धांत। नाट्यशास्त्र से संबद्ध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है? भाव प्रकाशन, दश रूपक और नाट्य दर्पण, अभिनव भारती। जिसमें हम देखेंगे भाव प्रकाशन जो रचना है ये शारदा तनय का है और शारदा तनय जो है 13वीं शताब्दी के हैं। और अभिनव भारती ये अभिनव गुप्त की रचना है और ये 10वीं शताब्दी के हैं। तो 10 से 13, तो इसमें हम देखेंगे अभिनव भारती जो है वो सबसे पहले आएगी। और दश रूपक ये धनंजय की है और ये 11वीं शती के हैं। नाट्य दर्पण ये रामचंद्र गुणचंद्र की रचना है और ये 12वीं शती के हैं। और भाव प्रकाशन शारदा तनय की रचना है, ये 13वीं शती के हैं। इस तरह से ऑप्शन डी इसमें सही होगा। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं, तो आचार्य विश्वनाथ जो हैं वो वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोंचे हैं। प्रत्ययवाद के समर्थक प्लेटो। अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी, विरेचन सिद्धांत है, त्रासदी का सिद्धांत है, इसके जो है प्रवर्तक अरस्तु हैं। मार्क्सवाद जिसे हिंदी में प्रगतिवाद कहा गया, उसके प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है? तो मानसिक उद्वेगों से माना है आई.ए. रिचर्ड्स ने। इनका 2 मूल सिद्धांत जो है, एक है
मूल्य सिद्धांत, एक है संप्रेषण सिद्धांत। इनके लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, नियम याद किए रहेंगे, क्योंकि परीक्षा में या तो इनकी रचनाएं आएंगी या तो इनके सिद्धांत आएंगे। इसमें से गलत कथन कौन सा है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं, तो यही ऑप्शन गलत है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, मतलब एक से ज़्यादा अर्थ निकलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं, तो इसमें बिंब के अनिवार्य तत्व पूछ रहा है, तो कल्पना और ऐन्द्रियता इसके अनिवार्य तत्व हैं। इसमें थोड़ा हम देखेंगे, क्योंकि बिंब से कुछ प्रश्न हमको हायर की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें देखने के लिए मिल जाता है। बिंब जो है इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं बल्कि उसकी प्रतिकृति या प्रतिछवि है, सृष्टि नहीं पुनः सृष्टि है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव प्रेरणा होती है। बिंब के मूलतः 3 तत्व हैं। ये याद करेंगे हम कि बिंब के कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं, कल्पना, भाव और ऐन्द्रियता। तो यहाँ पे कितने दिए थे? 2 दिए थे, कल्पना और ऐन्द्रियता। और डॉक्टर नगेंद्र के कथन को भी हम याद करेंगे। औचित्य के आधार पर होता है, यही प्रश्न फिर से दोहराया गया, पीछे भी प्रश्न ये आया हुआ था। तो सामर्थ्य निर्णय, अर्थ निर्णय, सन्निधि निर्णय, तो ये जो है उपर्युक्त सभी सामर्थ्य निर्णय, अर्थ निर्णय और सन्निधि निर्णय। साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, ये भी सही है। साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव है, तो ये गलत है। साधारणीकरण, जब तक हम कोई चीज़ समझेंगे नहीं, उसे आत्मसात नहीं करेंगे, उसकी तब तक रसानुभूत नहीं कर सकते, इसलिए ये कथन गलत हो गया। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, नहीं, पहले साधारणीकरण होता है, अर्थात जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसको सुनते हैं, समझते हैं और अपने भाव और कहेंगे अपने विचारों में उसको हम ग्रहण करते हैं, उसे महसूस करते हैं, तब उसका रसास्वादन हमें होता है। जैसे कोई श्रृंगार रस या भक्ति रस की कोई चीज़ हम देख रहे हैं, तो जब तक उसमें हम सम्मिलित नहीं होंगे और उसे समझेंगे नहीं, तब तक उसका रसास्वादन हम नहीं कर सकते। इसलिए इसमें जो है बी और सी ऑप्शन सही हो जाता है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, ये कथन सही है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मम्मट का। मम्मट ध्वनवादी आचार्य माने गए हैं। और जगन्नाथ का कथन क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। और दंडी का काव्य लक्षण है शरीरम तावद्दिष्टार्थ व्यावच्छिन्ना पदावली। तो यहाँ पे हम खाली इनको याद कर लेंगे
कि व्याविच्छिन्ना पदावली, ये दंडी का कथन है। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कुछ ही मिनटों में हल किया और एक प्रश्न के माध्यम से हमें अनेक प्रश्न भी मिले। ये प्रश्न हमारे लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होंगे और आने वाली परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न इसमें से देखने के लिए अवश्य मिलेगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।